बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट स्टडीज का, कौन सा पेपर होगा भाई? इन्वायरमेंट स्टडीज का जो आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्लास होंगी उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं भाई। और ये आपका पेपर आपको पता है भाई, इसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पेपर आपके सामने एमसीक्यू बेस होगा। कैसा पेपर होगा भाई? एमसीक्यू बेस पेपर होगा। ऐसा पेपर जिसके अंदर आपको क्या करने हैं, जो एमसीक्यू है वो सोल्व करने होते हैं। पेपर की बात करूं कितने एमसीक्यू आएंगे, तो इस पेपर में आपके सामने 100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। कितने एमसीक्यू? 100 एमसीक्यू आएंगे, मतलब 100 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न या फिर आपके सामने 100 बहुविकल्पिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? इसमें से आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 36 नंबर आपको परीक्षा में पास होने के लिए चाहिए होते हैं। हर एक एक टॉपिक को, एक एक पर्सन को इतना विस्तार से समझा दूंगा कि आपको चाहे पर्सन कैसे भी घूम कर आए या कंपटीशन की भी तैयारी करो। और ये पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट स्टडीज का। कौन सा? इन्वायरमेंट स्टडीज का जो आपका पेपर होगा, एक भी पर्सन नहीं छूटेगा आपका। समझ में आ गया? इस वीडियो के अलावा और कोई वीडियो आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट दे रखा है। मात्र 30,000 सब्सक्राइबर में, ज्यादा नहीं, 1,000 सब्सक्राइबर की कमी है। सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो भी सब्सक्राइब कर दें तो अपना काम बन जाएगा। साथ के साथ कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है भाई? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो इन्वायरमेंट स्टडीज है, इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका? टेलीग्राम का लिंक है भाई। उस टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करो, आपके सामने ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी एमसीक्यू वाली। चलिए अब शुरू करते हैं अपन क्लास को। आपके सामने पहला प्रश्न है, इसके अंदर एक एक ऑप्शन को समझाऊंगा, औरों की तरह नहीं कि भाई आपके सामने मेरी क्लास का यही फायदा है, एक एक पर्सन के एक एक ऑप्शन तक को समझाऊंगा आपको। चलिए पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन क्या होता है? पहला प्रश्न क्या है? पर्यावरण अध्ययन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट स्टडीज? मतलब आप जो पर्यावरण अध्ययन करते हो ना, वो क्या होता है? देखो ये प्रश्न है ना, इसमें हो सकता है ऑप्शन बदल कर भी आ जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या है, सबसे ज्यादा चांस है कि आपके सामने यही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चलिए ऑप्शन को समझना सिखाता हूं। पहला प्रश्न है, स्टडी ऑफ ओनली प्लांट्स, क्या केवल पौधों का अध्ययन करना पर्यावरण अध्ययन है? देखो पर्यावरण अध्ययन को समझो। पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय होता है जिसके अपन पौधों पर भी पढ़ाई करते हैं, मनुष्य की भी के बारे में भी जानते हैं, आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी जानते हैं, पृथ्वी के बारे में भी जानते हैं, और अनेकों प्रकार की जो भौगोलिक घटनाएं हैं, क्या है, भौगोलिक घटनाएं हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है। राजनीति, क्या, जो राजनीति है, जो राजनीति आपके सामने वो कैसे इंपैक्ट करती है उसके बारे में भी अपन जानते हैं। क्या होता है, जो पॉलिटिकल साइंस वो कैसे इंपैक्ट करती है उसके बारे में जानते हैं। तो ये कह देना कि सिर्फ और सिर्फ पौधों का अध्ययन किया जाता है, किसका? केवल पौधों का अध्ययन किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्या है? ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ पौधों का अध्ययन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण चीजों का अध्ययन होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देना चाहता हूं, चाहे कंपटीशन की तैयारी करो, चाहे या कल आपका पेपर हो, जहां पर केवल शब्द आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, जहां पर आपको केवल शब्द दिख जाए, वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन को ना आपको 90% चांस होते हैं। क्या 90% चांस क्या होते हैं? गलत होगा। 90% चांस होंगे कि वो ऑप्शन आपके सामने गलत होगा। समझ में आ गया? तो ऐसे वाला ऑप्शन तो सीधा काटा मार देना आपको, तो जो बच्चा बिल्कुल ज्ञान नहीं है उस ऑप्शन में। क्या सिर्फ जानवरों का अध्ययन नहीं होता है, पौधों का भी अध्ययन होता है, जानवरों का भी होता है, मनुष्य का भी अध्ययन होता है, पृथ्वी की भौगोलिक घटनाओं का भी अध्ययन होता है, राजनीति का भी अध्ययन होता है, समाजशास्त्र का भी अध्ययन होता है। तो ये कह देना केवल जानवरों का अध्ययन होता है, ये बात भी पूरी तरीके से क्या है, गलत है भाई आपके सामने। अगले वाला ऑप्शन की तरफ बढ़े। पर्यावरण एक बहुविकल्पिक अध्ययन है, बिल्कुल। इसमें समाज शास्त्र, समाज में जो अनेक अनेक प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। कैसे? बाढ़ आ गई, सारे लोगों को विस्थापित होकर दूसरी जगह रहने पड़ गया, है ना। पर्यावरण पे आपके सामने कोरोना आ गया था, पर्यावरण की घटना थी, उसके वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, क्या, इकोनॉमी है, वो आपके सामने ठप हो गई। तो इकोनॉमिक्स का भी अध्ययन होता है। पृथ्वी से संबंधित भौगोलिक घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं, तो ज्योग्राफी का भी अध्ययन होता है। प्राचीन घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो हिस्ट्री का भी अध्ययन होता है। तो ये एक प्रकार के बहुविषय का अध्ययन है। किसका? इसमें एक से अधिक सब्जेक्टों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया? इसमें बाकायदा मैंने ऑप्शन में लिख भी रखा है, पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान, समाजशास्त्र और पर्यावरण से संबंधित सभी विषयों के बारे में अध्ययन किया जाता है। आपको बता दिया कैसे किया जाता है, आपको पता चल गया होगा। अगले वाला ऑप्शन है, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? क्या है सस्टेनेबिलिटी? क्या होता है? सततता क्या होता है भाई आपके सामने? सततता होता है
किसी भी चीज का लगातार। देखो इस शब्द को समझो पहले, शब्द क्या है? सततता, सततता। सततता का अर्थ होता है लगातार किसी भी चीज का उपयोग करना, सततता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सततता के नाम से, या सस्टेनेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। अब सततता का पर्यावरण अध्ययन में अर्थ यही होता है कि हम कोई भी रिसोर्स को, कोई भी संसाधन को लगातार प्रयोग करें। कोई भी संसाधन होता है उसका आपके सामने क्या है? लगातार प्रयोग करते रहें। क्या करते रहें? लगातार प्रयोग करते रहें। अब संसाधन क्या होते हैं? वो चीजें जो हमारे जीवन में, हमारे आम जीवन में लगातार उपयोग में आती हैं, दैनिक जीवन में, उसी को संसाधन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? संसाधन के नाम से जाना जाता है। क्या होते हैं संसाधन? जैसे कि हवा, पानी, खनिज, लवण, ये सभी की सभी चीजें हमारे आम जीवन में काम आती हैं, उसी को संसाधन के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के स्वरूप बताऊं, अगर आपके एक खेत है, क्या है? एक खेत है, खेत में आपने एक ट्यूबवेल बना रखी है, ट्यूबवेल है, और आपने क्या किया? ऐसे पानी से सींचा पूरे खेत को, लगातार आपने गेहूं की खेती की, जो जिसमें ऐसी चीजों की खेती की जिसमें बहुत पानी का उपयोग होता है ना? तो उससे क्या हो गया? उससे आपका ट्यूबवेल का भूजल स्तर धीरे धीरे कम होने लग गया। आपके क्षेत्र में पानी की कमी आ रही है ना, भूजल स्तर धीरे धीरे गिरता चला गया। और क्या हुआ? आपने एक समय बाद में आपके जो आने वाले जो पीढ़ियां हैं, जैसे आपके बच्चे थे, उनके लिए वो ट्यूबवेल सूख गया है, उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? तो आपने क्या किया? आपने तो उपयोग कर लिया, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां उसका उपयोग नहीं कर पाए, आपके बच्चे उसका उपयोग नहीं कर पाए। अगले वाली चीज बताऊं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में वायु प्रदूषण है। दिल्ली में क्या है? वायु प्रदूषण। हमने क्या क्या इतने वाहन चलाए, इतने चीजों को, इंडस्ट्रीज लगाई कि वहां की वायु को पूरा प्रदूषित कर दिया। अब वहां पर एक कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, क्या उसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया? नहीं, हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, और उस बेचारे को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? उसको बीमारियां हो रही हैं, उसकी कोई गलती भी नहीं है। समझ में आ गया? तो इसको, ये होता है सततता, कि हम भी किसी चीज का उपयोग करें और आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सकें। दिल्ली के पर्यावरण को ऐसा बनाकर रखो कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी स्वच्छता से उपयोग कर सकें। आपके खेत में इस तरीके से सिंचाई करो कि आपके आने वाले बच्चे भी उसका उपयोग कर सकें, उसी को सततता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले बिंदु की बात करें, इसके ऑप्शनों की मैंने आपको नहीं बताया। पहला ऑप्शन है संसाधनों का अधिक उपयोग करना। क्या संसाधनों का अधिक उपयोग करोगे तो फायदा होगा? नहीं होगा, अधिक उपयोग करने से तो कम होंगी चीजें, तो गलत ऑप्शन है। चलिए अगले वाले ऑप्शन की बात करें, संसाधनों का संतुलित उपयोग करना, बिल्कुल सही है। अगर संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करोगे, खेत में सही से सिंचाई करोगे, आपके आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। चलिए अगले वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगले वाला ऑप्शन है इकोसिस्टम क्या होता है? क्या प्रश्न है? इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है भाई आपके सामने? चलिए इसके बारे में बताऊंगा। पहला ऑप्शन है इसके अंदर, क्या केवल जीव होते हैं? मैंने आपको बार बार बताया, जहां पर केवल आए ऑप्शन गलत हो सकता है। केवल निर्जीव वस्तु नहीं, जीवित और निर्जीव तत्वों के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है उसी को इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए समझाता हूं। जैसे कि हमारी भूमि है, क्या है? हमारी भूमि है। अब हमारी भूमि है, ये क्या? निर्जीव वस्तु है। कैसी वस्तु है भाई? निर्जीव वस्तु है। भाई हमारी भूमि कैसी है भाई? निर्जीव वस्तु है भाई, निर्जीव वस्तु। अब हम क्या? सजीव है। अब हम हमारी भूमि पर क्या करते हैं? अनेक कृषि करते हैं। क्या करते हैं भाई? एग्रीकल्चर करते हैं या कृषि करते हैं, और वहां पे अपने लिए फल पौधे जो भी चीजें चाहिए वो उगाते हैं। हम, हमारे लिए उस भूमि का क्या उपयोग है? खाना उगाने के लिए। लेकिन अगर हम उसके बीच में सही से उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसके ऊपर खूब फर्टिलाइजर उगाए डालेंगे, है ना, और आपके सामने उसको उर्वरकता कम कर देंगे, तो वो क्या हमारे लिए चीजों को उगा पाएगी? नहीं उगा पाएगी। वो कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। समझ में आ गया? तो हम आगे नहीं उगा पाएंगे। इसी तरीके से आपके सामने जब निर्जीव और सजीव, पर्यावरण और मनुष्य के बीच में आपके सामने जो पारस्परिक संबंध होता है, उसी को इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। जैसे हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट रहे हैं अपने फायदे के लिए, उसका क्या नुकसान है भाई? आपके सामने पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे पर्यावरण है वो दूषित होता है। क्या होता है? दूषित होता है। तो यही जो पर्यावरण, और उससे क्या होता है? बाढ़ आती है। क्या होती है? बाढ़ आती है। हमने पेड़ काटे, है ना, पर्यावरण दूषित हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बाढ़ आई, अकाल जैसी घटनाएं होती हैं। तो हमारी निर्जीव, मनुष्य की जो आपके सामने जो निर्जीव चीजों के साथ जो व्यवस्था होती है, उसी को इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन क्या होता है? पानी का प्रभाव? बिल्कुल नहीं होता है।
एक जीव का दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण करना क्या कहलाता है भाई? आपके सामने फूड वेव कहलाती है, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। क्या होता है, जैसे कि ऊर्जा का ट्रांसफर कैसे होता है? आपने क्या क्या गेहूं उगाए, क्या किया आपने? गेहूं उगाए। आपने गेहूं उगाए, उस गेहूं के जैसे दाने लगे, उसको चूहा खा गया। क्या खा गया? थोड़ा चूहे भाई थोड़ी बहुत तो आपके सामने कुतरते हैं, आप सबको ही पता है ना, खेत में से चीजें। तो उसने क्या कर लिया? चूहे ने कतर लिया। अब चूहे को कौन खा गया? चूहे को सांप ने खा लिया। किसने खा लिया भाई? सांप ने खा लिया। तो जो चूहे ने क्या खाया था, जो आपने गेहूं उगाए, क्या उगाए? गेहूं उगाए, गेहूं खा लिए, उसको किसने खाया? चूहे ने। किसने खाया? चूहा खा गया। तो चूहा खाया तो उसके क्या गई? शरीर में ऊर्जा आ गई, तभी तो वो अपना जीवन यापन कर रहा है ना, तो उसको ऊर्जा मिल गई। फिर चूहे को किसने खा लिया? सांप ने। किसने खा लिया भाई? सांप ने खा लिया। सांप का पेट भर गया, सांप को उस चूहे के शरीर में जितनी ऊर्जा थी वो सांप को मिल गई, है ना, सांप को ऊर्जा मिल गई। अब सांप को किसने खा लिया भाई? सांप की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। या सांप को गिर्द ने खा लिया। किसने खा लिया? गिर्द ने खा लिया। गिर्द तो समझते हो ना, ईगल, उसने खा लिया। अब सांप के शरीर में जो ऊर्जा थी वो किस में चली गई? गिर्द में चली गई। उसका पेट भरा, उसमें ऊर्जा आ गई। और गिर्द को किसने खा लिया? गिर्द की मृत्यु हो गई। तो जो कीड़े मकोड़े, जो जो वॉर्म्स होते हैं, उन्होंने खा लिया। जिससे क्या, परजीवी जिनको बोला जाता है, जो दूसरे जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं, परजीवी ने खा लिया, उनको ऊर्जा मिल गई। तो यही एक जीव जो दूसरे जीव को खाकर अपना पेट भरता है, अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, उसी को क्या कहा जाता है? फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने। पहला पॉइंट प्रश्न है, उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक कौन होते हैं? क्या जानवर उत्पादक होते हैं? नहीं होते हैं भाई, जानवर भी होते हैं। क्या पौधे उत्पादक होते हैं? चलिए अगले वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, सारे ऑप्शन देखूंगा फिर आपको बताऊंगा। क्या मनुष्य उत्पादक होते हैं? क्या फंगस उत्पादक होता है? तो इसमें से अगर उत्पादकों की कोई श्रेणी होती है ना, तो पौधे होते हैं। प्योर प्योर जो पौधे होते हैं वही सबसे पहले उत्पादक होते हैं, उत्पादकों की श्रेणी में उनको गिना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई आपको गेहूं उगाते हो, चावल उगाते हो, जो भी चीज उगाते हो, सरसों जो भी है, उसको अपन मनुष्य खाता है, कोई जानवर खाते हैं, है ना। तो प्रोड्यूसर की जो श्रेणी होती है इन्वायरमेंट में, वो किसकी होती है भाई? वो श्रेणी होती है आपके सामने किसकी? वो होती है पौधों की। किसकी? प्लांट्स की। तो ये प्रश्न आपको याद करने वाला प्रश्न है, ऐसा का ऐसा याद कर लेना। प्रोड्यूसर उत्पादक कौन होते हैं? केवल पौधे आपके सामने होते हैं। चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैसे, क्यों होते हैं, इसका मैंने रीजन भी दे रखा। उत्पादक सूर्य से प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एकमात्र पौधे ही वही होते हैं जो अपना भोजन खुद बना पाते हैं। आप कहोगे सर हम भी हमारा भोजन खुद ही बनाते हैं अपनी रसोई के अंदर, ऐसे कैसे? ये तो मैंने तो कभी तो देखा ही नहीं, किसी गेहूं को खुद रोटी बनाते, खुद के लिए खाना बनाते। ऐसा नहीं होता है। देखो क्या होता है, आपने क्या बनाया? अपने रसोई में खाना बनाया, लेकिन उसके लिए आटा कहां से लेकर आए? गेहूं कृषि से लेकर आए, खेत से लेकर आए होंगे। तो इसका मतलब क्या है? आपने सारी चीजें खुद से नहीं की है, आपने कोई ना कोई चीज लेकर आए हो, है ना। सिर्फ पौधे होते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से खुद का भोजन खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया को भोजन प्रदान करने का काम करते हैं। समझ में आ गया? तो इस दुनिया में उत्पादकों की श्रेणी में सिर्फ कौन आते हैं? उत्पादकों की श्रेणी में सिर्फ कौन आते हैं भाई? अच्छे से याद कर लेना, सिर्फ पौधे ही आपके सामने वो उत्पादकों की श्रेणी में आते हैं, बाकी कोई उत्पादकों की श्रेणी में नहीं आता है। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए अगले वाला है, किसी किस पारिस्थितिक तंत्र में बहुत कम वर्षा होती है? विच इकोसिस्टम हैज वेरी लेस रेनफॉल? ऐसा कौन सा तंत्र है? यहां पर मैंने कुछ उदाहरण दे रखे हैं जहां पर सबसे कम बरसात होती है। क्या वनों में कम बरसात होती है? अरे नहीं होती है, बट जंगलों में तो सबसे ज्यादा बरसात होती है ना, तभी जंगल उगते हैं। अगले वाला घास भूमि। घास भूमि क्या होती है? जहां पर अनेकों अनेक प्रकार की घासें उगी रहती हैं, आपके सामने उसको घास भूमि कहा जाता है। तो घास भी ऐसे नहीं उगेगी, वर्षा होगी अच्छी तभी उगेगी। जलीय, जलीय मतलब समुद्री क्षेत्र, तो वहां पर भी अच्छी खासी बरसात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है मरुस्थल। क्या ऑप्शन है? मरुस्थल। मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है, मरुस्थल सूखा रहता है, शुष्क क्षेत्र रहता है, यहीं पर सबसे कम बरसात होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? मरुस्थल। क्या होगा? मरुस्थल इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है एकदम। चलिए अगले वाला प्रश्न आपके सामने, व्हाट इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज? नवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं नवीनीकरण संसाधन? क्या कोयला नवीनीकरण
संसाधन है, क्या पेट्रोलियम है, क्या सौर ऊर्जा है, क्या प्राकृतिक ऊर्जा है। नवनीकरण संसाधन क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। किसके बारे में, नवनीकरण संसाधन होते क्या है। नाम समझो, हमेशा चीजों को नाम से समझा करो। नवनीकरण या रिन्यूएबल, नवीनीकरण, आपने सुना होगा कि मैंने मेरी एफडी का नवीनीकरण करवा दिया, रिन्यूअल करवा दिया, रिन्यूअल करवा दिया, सुना है ना। इसका अर्थ क्या होता है कि जो मेरी पहले एफडी थी या मैं पहले कोई मेरे पास पैसा था उसी को मैंने फिर से यूज करने लायक बना दिया। समझ में आ गया। तो ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिनका हम बारंबार उपयोग कर सकते हैं, एक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं, उसी को नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनके बारंबार उपयोग किया जा सकता है, अनेक बार उपयोग किया जा सकता है, बार बार उपयोग कर सकते हैं, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या कोयला है, क्या पेट्रोलियम है, क्या सौर ऊर्जा है, कौन सा ऐसा उदाहरण है जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा। क्यों, क्योंकि आपने एक सौर ऊर्जा का पैनल लगाया, क्या क्या, आपने एक सौर ऊर्जा का पैनल लगाया और उस सौर ऊर्जा के पैनल में सौर सूर्य की ऊर्जा हमेशा आती रहेगी, बार बार आप उसका उपयोग कर सकते हो, वो नष्ट होने योग्य नहीं है। चलिए अगले दूसरे ऑप्शन भी देखते हैं। अच्छा, सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, है ना। ये सब किसका उदाहरण है, नवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण है। कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है, नवीनीकरण ऊर्जा का। अनवीनीकरण के उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आपने कोयले को जला दिया, कोयला हो गया नष्ट, फिर से उपयोग नहीं कर सकते अब कोयले का, इसीलिए किसका उदाहरण है, अनवीनीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है। इसका अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है भाई आपके सामने। चलिए अगले वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने। वनों की कटाई से क्या होता है, जो आज के समय आप देख रहे हो हर कहीं पर वनों की बहुत ज्यादा कटाई हो रही है। क्या हो रही है, वनों की बहुत ज्यादा कटाई हो रही है। तो वनों की कटाई का क्या नुकसान होता है भाई, ऑप्शन देखने होंगे। ये वो पर्सन है जिनमें आपको ऑप्शन को देखना होगा, इनके ऑप्शन बदल कर आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन को सही चूज किया जाता है। अब देखो ये क्या है, वनों की कटाई, ये पर्सन नेगेटिव आंसर मिलेगा इसका, आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव आंसर मिलेगा। इसकी डिमांड ही नेगेटिव आंसर की है। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है, अगर वनों की कटाई होगी तो कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिससे नेगेटिव फीलिंग आए। कैसी फीलिंग आए, नेगेटिव फीलिंग आए। पहला ऑप्शन है क्या पेड़ लगाना होगा, क्या पेड़ों को काटना होगा, क्या फसल उगना होगा इससे, या फिर क्या होगा। अगला ऑप्शन है जल का संग्रहण करना। तो पेड़ कटाई क्या होती है भाई, पेड़ कटाई का ऑप्शन क्या होगा, पेड़ों को काटना। क्या किया जा रहा है, पेड़ों को काटने को ही डिफॉरेस्टेशन या पेड़ों की कटाई के नाम से जाना जाता है। अगले वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने। जैव विविधता क्या होती है, क्या प्रश्न है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। कौन सा प्रश्न है भाई, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। अच्छे से बताऊं आपको बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है जीवों की विविधता, केवल पौधे, केवल जानवर, केवल सूक्ष्म जीव नहीं। केवल वाला ऑप्शन तो गलत होता है। बायोडाइवर्सिटी होती है अलग, नाम समझो, जैव, जैव मतलब क्या होता है, जहां पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैव मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, और विविधता मतलब, विविधता का अर्थ क्या होता है, अलग अलग। विविधता का अर्थ होता है कि अलग अलग प्रकार की जो चीजें पाई जाती हैं उसी के लिए विविधता का प्रयोग किया जाता है। और जैव का अर्थ होता है जीव जंतु। तो जैव विविधता का अर्थ होता है जहां पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं भाई, आपके सामने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे जंगलों के अंदर, है ना। ऐसी जगह पर जहां पर आपके सामने जो पूरा का पूरा कोई जंगल हो गया, वन हो गए, है ना, आपके सामने उन्हीं क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसको जीवों की विविधता के नाम से जाना जाता है, बायोडाइवर्सिटी को। अगले वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैव विविधता में सभी प्रकार के जीव शामिल होते हैं, जितने भी सृष्टि में जीव होते हैं सभी के सभी जैव विविधता में शामिल होते हैं। चलिए, विच पॉल्यूशन इफेक्ट हियरिंग, कौन सा पॉल्यूशन होता है जिससे आपकी सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। तो ऐसा कोई पॉल्यूशन होगा जिसमें कोई नॉइस, ध्वनि निकल कर आएगी। सुनने में, कान से क्या अपन सुनते हैं, सुनने से संबंधित क्या होती है, ध्वनि। क्या होती है भाई, ध्वनि सुनने से संबंधित होती है। तो कौन सा प्रदूषण होता है भाई, ध्वनि प्रदूषण होता है सुनने से संबंधित। तो वायु प्रदूषण में वायु प्रदूषित होती है, जल प्रदूषण में जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषित होती है। डीजे बज रहा है, आपका दोस्त आपको कोई बात बता रहा है, सुनेगा क्या, नहीं सुनेगा। तो कौन सा प्रदूषण होगा भाई, ध्वनि प्रदूषण होता है आपके सामने। या फिर
गलत लिख दिया भाई ध्वनि, ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलता है, नॉइज पोल्यूशन देखने को मिलता है। कौन सा पोल्यूशन देखने को मिलता है भाई? नॉइज पोल्यूशन आपके सामने देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी है आपका सही ऑप्शन। चलिए अगले वाला प्रश्न है, भूमि क्षरण क्या होती है? भूमि का क्षरण क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन? इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखो आपने क्या अपने खेत में ना, अपने खेत में आप पहले आपके दादाजी कहते थे अरे आजकल तो जमीन में कुछ उगता ही नहीं है, पहले तो 1 बीघा जमीन के अंदर हम 10-10 बोरियां निकाल देते थे, 10-10 बोरी गेहूं की निकालते थे। आजकल क्या 7 ही बोरी निकल रही हैं, पिछले 2-3 सालों से 5-7 बोरियां ही निकल रही हैं गेहूं की। तो क्या हो गया, आपकी जो मिट्टी है ना, जो खेत की मिट्टी है उसकी क्या हो गई है, उसमें उसकी उपजाऊता कमी हो गई है। क्या हो गई, उसकी उपजाऊता कम हो गई। जो पहले चीजों को जितनी उत्पादित कर सकती थी उतनी उत्पादित नहीं कर पा रही है, उसकी भूमि क्षरण बोला जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लैंड डिग्रेडेशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लैंड डिग्रेडेशन के नाम से उसको जाना जाता है, भूमि क्षरण के नाम से उसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर होने वाला है।